नमस्कार। दूरदर्शन किसान पर कार्यक्रम हेलो किसान देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है किसान भाइयों, जिस कार्यक्रम में हम कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हैं ताकि इन चर्चाओं से ऐसी जानकारियां आप तक उपलब्ध कराई जा सके, उन जानकारियों का सही समय पर उचित इस्तेमाल कर आपकी खेती किसानी में परिवर्तन ला सके और उससे आपकी आय भी बढ़ सके। हेलो किसान के इस कार्यक्रम में आपकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपके सवालों को सीधा लाइव इस कार्यक्रम में शामिल किया जाता है और विषय से जुड़े हुए जो जानकार होते हैं वो आपके सवालों का सीधा लाइव जवाब इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको देते हैं। तो हेलो किसान कार्यक्रम में हर बार हम अलग अलग विषय पर चर्चा करते हैं। आज ऐसा कौन से विषय लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं उस पर नजर डाल लेते हैं। हेलो किसान कार्यक्रम में आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो विषय रहने वाले हैं धान की नर्सरी का प्रबंधन। जैसे कि हम देख रहे हैं कि धान की बुआई का समय आ चुका है, ऐसे में धान की नर्सरी प्रबंधन करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और साथ ही इसके अलावा जो दूसरा विषय रहेगा वो रहेगा पपीते की खेती। पपीते की खेती कैसे करें, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें, इन दोनों विषय से जुड़े हुए जो भी आपके सवाल हैं उनको इस कार्यक्रम में आज शामिल किया जाएगा और इन दोनों विषयों पर आज चर्चा की जाएगी। इसके अलावा आप कौन से ऐसे नंबर का इस्तेमाल कर अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं उसके बारे में भी बता देते हैं आपको। टोल फ्री नंबर हमारा है 1800-11-3060, 1800-11-3061। ये दो टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल कर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन फ़ोन करते समय एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपके फ़ोन की जो नेटवर्क है वो पर्याप्त हो ताकि बेहतर संवाद स्थापित हो सके और आपके टेलीविज़न का आवाज़ थोड़ा सा कम हो ताकि बातचीत करने में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर भी आप नोट कर लीजिए 8800520717। व्हाट्सएप करते समय आप जहां से अपना सवाल भेज रहे हैं वो जगह और अपना नाम लिखना ना भूलें। इसके अलावा ईमेल के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। तो आज इन चर्चा की शुरुआत करते हैं और जो दो खास विषय रहने वाले हैं, इस विषय से जुड़े हुए जो खास जानकार हैं वो भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अब उनसे भी आपका तारुफ करा दिया जाता है। हमारे साथ सबसे पहले डॉक्टर दिनेश कुमार जी हैं। आपका सर बहुत स्वागत करते हैं। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा कैंपस से। सर आपका स्वागत है। इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर विष्णु बंधु पटेल जी हैं। आप सहायक महानिदेशक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से। सर आपका भी बहुत स्वागत है जी। तो जैसे आज हमारा दो विषय रहने वाला है कि धान की नर्सरी का प्रबंधन कैसे करें और पपीते की खेती, तो सबसे पहले डॉक्टर दिनेश कुमार जी का मैं रुख करूंगा। डॉक्टर दिनेश कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि धान की नर्सरी का प्रबंधन क्या है, कितना महत्वपूर्ण है? धान का अब रोपाई का समय जुलाई के महीने में आ जाता है और किसान अधिकतर इसकी रोपाई विधि से ही खेती करते हैं जी। अब नर्सरी की या पौधशाला की बुआई का समय आ गया है। ये समय मोटे तौर पे 15-20 मई से लेकर और 10 जून तक होता है। किसान भाइयों, अब आप नर्सरी की तैयारी शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अच्छी गुणवत्ता का, अच्छी किस्म का बीज लेना होगा। ये बीज आप किसी अधिकृत स्रोत से ही लें, अच्छे स्रोत से लें, अच्छी किस्म का बीज लें। बीज को अच्छे से उपचार करें और जो नर्सरी का क्षेत्र है, पौधशाला का क्षेत्र है, उसमें अच्छे से आप उसकी जो है जुताई और बुआई करें और साथ ही साथ उसमें जो समस्याएं आएंगी नर्सरी में उनका भी आप निपटारा करते रहें जी। तो धान के नर्सरी का प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि समय बहुत नज़दीक आ चुका है, ऐसे में इन बातों का विशेष रूप से भी ध्यान रखना बेहद आवश्यक होता है। धान की नर्सरी प्रबंधन पे और भी बहुत सारे सवाल हैं जो डॉक्टर साहब से हम उनके जवाब जानेंगे और आपके भी सवाल को शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले धान की नर्सरी प्रबंधन करने के लिए इस पर एक विशेष रिपोर्ट भी देख लेते हैं। धान की नर्सरी लगाते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें। बीज का चयन सावधानी के साथ करें। आधारित और प्रमाणित बीजों का ही इस्तेमाल करें जिनमें जमाव किस्म की शुद्धता और स्वस्थ होने की प्रामाणिकता होती है। धान की नर्सरी के लिए मध्यम आकार की किस्मों के लिए 40 किलो, मोटे धान के लिए 45 किलो और बासमती किस्मों के लिए 20 से 25 किलो बीज काफी रहते हैं। धान के बीज को बोने से पहले 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा या 2.5 ग्राम थीरम से बीजोपचार कर लेना चाहिए।
जहां पर जीवाणु झुलसा या जीवाणुधारी रोग की समस्या हो वहां पर 25 किलो बीज के लिए 4 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या 40 ग्राम प्लांटोमाइसिन को मिलाकर पानी में रात भर भिगो दें। 24 से 36 घंटे तक जमाव होने दें। बीच बीच में पानी का छिड़काव करते रहें और दूसरे दिन छाया में सुखाकर नर्सरी में डाल दें। धान की पौध तैयार करने के लिए 8 मीटर लंबी और 1.5 मीटर चौड़ी क्यारियां बनानी चाहिए। जब तक नौ पौध हरी न हो जाए, पक्षियों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए विशेष सावधानी बरती जानी चाहिए। बुआई के 1 से 2 दिन बाद पायराजो सल्फ्यूरान 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से पौध निकलने से पहले छिड़काव करें। इसके लिए शाकनाशी को रेत में मिलाकर उसे नर्सरी क्यारियों पर एक समान रूप से फैला दें और हल्का पानी क्यारियों में भरा रहने दें, जिससे खरपतवार नाशी एक समान क्यारियों में फैल जाएं। पानी का स्तर 1 से 2 सेंटीमीटर काफी रहेगा। वहीं अच्छी फसल पाने के लिए संतुलित पोषक तत्वों के इस्तेमाल से नव पौध की अच्छी बढ़वार, स्वस्थ और पर्याप्त पोषण मिलना जरूरी है। इसके लिए 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए 10 क्विंटल सड़ी हुई गोबर की खाद, 10 किलो डाई अमोनियम फास्फेट और 2.5 किलो जिंक सल्फेट जुताई से पहले मिट्टी में अच्छी तरह से मिलाने के बाद बुआई करें। तो धान की नर्सरी प्रबंधन कितनी महत्वपूर्ण है, रिपोर्ट में हमने जानने की कोशिश की। कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में भी जानने की कोशिश की गई है। विस्तार से भी जानेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे मेहमान की तरफ। डॉक्टर विष्णु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विष्णु जी, आपसे हम जानना चाहते हैं कि पपीते की खेती से क्या क्या संभावनाएं हैं, कितना मुनाफा अगर कोई पपीते की खेती करना चाहता है तो कमा सकता है, और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए पपीते की खेती करते समय। देखिए, पपीता एक जो फल है वो बहुत अच्छी मुनाफा देने वाली फल है जी, और हर कोई पपीता खाना चाहता है, क्योंकि पेट के रोगों से संबंधित अगर कोई बीमारी है तो पपीता उसमें काफ़ी फायदेमंद साबित होता रहा है जी। और पपीता का खेती हम पूरे भारत में लगभग कर सकते हैं, खास करके जो टेम्परेट रीजन है जहाँ पे मतलब ज़्यादा ठंडा पड़ता है, उन एरिया को छोड़ करके लगभग सभी एरिया में हम पपीता की खेती कर पाते हैं जी। और पपीता की खेती करने के लिए अच्छा मुनाफा प्राप्त करने के लिए अगर हम बात करें तो ये शुरुआत हो जाता है अच्छे बीज का चयन, खेत का चयन, फिर नर्सरी प्रबंधन, फिर खेतों को अच्छी तरह से जुताई करके उनमें पौधों का लगाना, और पौधों को लगाने के बाद उनका देखभाल करना, उनका उर्वरक प्रबंधन करना, सिंचाई प्रबंधन करना, और फिर विभिन्न रोगों और कीटों से बचाव, और अंत में उसका अच्छे से तुड़ाई करके बाजार तक पहुंचाना। ये सारी चीज़ों को ध्यान देने की पपीते में आवश्यकता होती है। अगर कहीं पे भी हम एक छोड़ दिए चीज़ को तो पपीते की खेती चूँकि साल भर की ही है, ज़्यादातर कहेंगे 10 से 15 महीने की फसल है, तो अगर आप कहीं भी मिस करते हैं कोई कल्चरल प्रैक्टिसेस को तो उससे आपको नुकसान होने की संभावना बनती है। तो पपीते की खेती वैज्ञानिक ढंग से की जाए, ये बहुत ज़रूरी है अच्छा मुनाफा प्राप्त करने के लिए। और जहाँ तक मुनाफे की बात है, अगर अच्छी तरह से खेती की जाए तो 1 से 1.5 लाख रुपए प्रति एकड़ आराम से पपीते की खेती से प्राप्त किया जा सकता है जी। तो यानी कि पपीते की खेती से भी किसान भाई अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बातें हैं उनका भी यहाँ पर जिक्र किया जाएगा। विस्तार से डॉक्टर साहब से और भी जानेंगे कि कौन कौन सी बातें हैं पपीते की खेती करते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए। फिलहाल पपीते की खेती पर आई एक विशेष रिपोर्ट देख लेते हैं। देश में पपीते का उत्पादन मुख्य रूप से दक्षिण और पश्चिम के राज्यों में होता है। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश पपीता उत्पादन में सबसे आगे है। क्योंकि पपीते का पौधा नाजुक होता है, पानी अगर थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तो इसे नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में नर्सरी तैयार करते समय बहुत सावधानी बरतने की जरूरत होती है। पपीते को फफूंदी वाले रोगों से खतरा ज्यादा रहता है, इसलिए नर्सरी वाली जगह में जल भराव नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जमीन पूरी तरह स्वस्थ और कीड़ों व रोगों से मुक्त होनी चाहिए। नर्सरी लगाने से पहले क्यारी की अच्छी तरह जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा कर लें। मिट्टी से भूसा, खरपतवार, फसलों की जड़ें, अधगले पत्ते और डंठल वगैरह निकाल दें।
5 किलो बालू, गोबर की 20 किलो खाद और नीम की 1 किलो खली को मिट्टी में अच्छी तरह से मिलाकर क्यारी बनाएं। सिर्फ स्वस्थ और परिपक्व बीजों का ही चयन करें। बीजों को थीरम या किसी और कवकनाशी से उपचारित करें। 1 किलो बीज के लिए 2 ग्राम थीरम काफी है। जमीन में नमी की वजह से पौधों के गलने का खतरा रहता है। इसके लिए बुआई से 15 दिन पहले क्यारी को 2.5% फार्माल्डिहाइड के घोल से उपचारित करें और फिर 48 घंटे बाद पॉलीथीन से ढककर उसे कीटाणु रहित कर लें। बीजों को आधा सेंटीमीटर गहरा लगाएं। बीजों के बीच 1 इंच की दूरी रखें, जबकि कतार से कतार की दूरी 3 इंच होनी चाहिए। हर 2-3 दिन बाद फव्वारा सिंचाई करते रहें। पौधों को तेज धूप से बचाने के लिए क्यारी के ऊपर 3-4 फुट ऊंचा एक छप्पर डाल दें। इस प्रकार से बोए बीज 15 से 20 दिन में उगाते हैं। बता दें कि बरसात की नर्सरी में क्यारी को जमीन से 3-4 इंच ऊंचा बनाया जाता है। क्यारी में मेड़ न बनाएं, जिससे बारिश का पानी तुरंत निकलने का रास्ता मिल सके। पपीते की खेती करने के लिए अगर आप इच्छुक हैं तो रिपोर्ट में बताई गई बातों का विशेष रूप से ध्यान रख सकते हैं। और भी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां पपीते की खेती को लेकर हम डॉक्टर विष्णु जी से लेते रहेंगे। और आपके कोई भी सवाल इन दोनों विषय से जुड़े हुए जो भी हैं, आप हमें डायरेक्ट फ़ोन करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में मौजूद जो विशेषज्ञ हैं इन दोनों विषय से जुड़े हुए आपके सवालों के बेहतर तरीके से आपको जवाब देंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करते हुए नजर आएंगे इस कार्यक्रम के अंदर। फिलहाल चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, डॉक्टर दिनेश जी का रुख करते हैं। डॉक्टर दिनेश जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि समय बहुत नज़दीक आ गया है, मूलभूत बातों की अगर हम जिक्र करें तो बेसिक ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो इस समय किसान भाइयों को ध्यान रखनी चाहिए अपनी तैयारियां करते हुए? जी बिल्कुल, सबसे पहले बीज से शुरुआत होती है जी। आपको अच्छी किस्म का अच्छा बीज अपने घर ला के रख लेना है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है मिट्टी का चुनाव। कौन सी मिट्टी का चुनाव करें? नर्सरी के लिए, पौध के लिए ऐसी मिट्टी का चुनाव करें जो जल के स्रोत के पास हो, यानी जब चाहें तब आप उसमें पानी लगा सकें। पानी मिट्टी में रुकता हो, मिट्टी में अच्छा जैव पदार्थ हो, और थोड़ा सा हो सके तो थोड़ा ऊंचे की तरफ उपरालू ज़मीन में लगाएं। कई बार ज़्यादा गहरी ज़मीन में लगाने में शुरू में नर्सरी में दिक्कत आती है। दूसरा, खेत की तैयारी आप अच्छे से करें। और खेत की तैयारी में आपको संतुलित उर्वरक प्रयोग करना है, खादों का प्रयोग करना है। और क्यारियों को आप, जैसे कि अभी रिपोर्ट में बताया गया था, 1.25 मीटर से 1.5 मीटर चौड़ी क्यारियों की ज़रूरत होती है। लंबाई आप सुविधा अनुसार रख सकते हैं। इसमें जहाँ तक उर्वरकों की बात है तो गोबर की खाद आपको डालनी है 600 से 800 किलोग्राम प्रति 1000 वर्ग मीटर। जैसा किसान भाई जानते हैं कि 1/10 हिस्सा चाहिए नर्सरी के लिए। मान लो 10 बीघा आप धान की रोपाई करना चाहते हैं तो 1 बीघा में आपको नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी। 1 हेक्टेयर के लिए 1000 वर्ग मीटर। इस 1000 वर्ग मीटर में आपको 600 से 800 किलोग्राम गोबर की गली सड़ी खाद का प्रयोग करना है। 8 से 10 किलो यूरिया, 15 से 20 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, 6 से 7 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश और 2 से 2.5 किलो जिंक सल्फेट। ये सारी खाद आपको जब आप पडलिंग कर रहे होते हैं, उसमें गारा बना रहे होते हैं, उस समय खेत में मिला देना चाहिए। इसके अलावा अब नर्सरी में आगे समस्याएं आएंगी, कीड़ा मकोड़ा बीमारी भी आएगी, और साथ ही साथ इसमें आपको जो खरपतवार हैं उनका भी प्रबंधन करना होगा। बिल्कुल, खरपतवार का प्रबंधन कैसे करना होगा इस पर भी हम जानकारी लेंगे। फिलहाल डॉक्टर विष्णु जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर विष्णु जी, आपसे हम जानना चाहते हैं कि पपीते की खेती करते समय जलवायु किस तरीके से होनी चाहिए, और पपीते की जब खेती करने जा रहे हैं किसान भाई तो उसकी मृदा को कैसे तैयार करें, क्या मानक उसके होने चाहिए? देखिए, जैसा कि बताया मैंने कि पपीते की खेती बहुत ठंडे एरिया में नहीं हो सकती है जी। और जो रिपोर्ट में दिखाया गया जितना भी हमारा ट्रॉपिकल रीजन है, खास करके महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सब एरिया बहुत ज़्यादा मुख्य रूप से पपीते की खेती के लिए उपयुक्त हैं जी। और अगर हम बात करें उत्तरी भारत की तो यहाँ पे भी पपीते की खेती अच्छे ढंग से की जा सकती है, लेकिन 2 समस्याएं आती हैं। जैसे कि ठंड में अगर बहुत ज़्यादा ठंडी है तो पाले से बचाव करने का प्रबंध करना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा गर्मी होने पर पौधों को भी विंड ब्रेक, शेल्टर ब्रेक लगा करके, जिससे कि गर्म हवाओं से उनको बचाया जा सके। और दूसरी बात है, उनको मल्चिंग भी कर सकते हैं और ऊपर से सेट नेट भी डाल सकते हैं। तो अगर ये बचा पाते हैं तो हम उत्तरी भारत में पपीते का खेती बड़े आसानी से अच्छे तरीके से कर पाते हैं जी। जहाँ तक मिट्टी की बात है,
मिट्टी आपकी हल्की दोमट मिट्टी या बलुई दोमट मिट्टी पपीते के लिए बहुत उपयुक्त होती है, जिसका पीएच मान 6 से 7 के बीच में हो। ये पपीते के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। लेकिन जो खास बात है पपीते की खेती के लिए, इसमें जल निकास का प्रबंधन बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर खेत में पानी रुकता है तो वहाँ पे पपीते की खेती अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि कुछ रोग हैं जैसे कि पिथियम है, मतलब डैम्पिंग ऑफ हम बोलते हैं, और उसका जो इसमें तना है, अगर पानी 1 हफ्ते 10 दिन रुक गया तो तना के पास से ही वो सड़ जाता है और पौधा सड़ने के बाद गिर जाता है। इससे बहुत नुकसान होता है। तो पानी का जल निकास बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है पपीते की खेती में। बिल्कुल डॉक्टर विष्णु जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बताई है कि किसान भाइयों को इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप पपीते की खेती कर रहे हैं तो आप इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जल निकासी की व्यवस्था भी बेहतर तरीके से हो, ताकि आपकी खेती में और आपके जो वृक्ष हैं उसमें कोई नुकसान यहाँ पर ना पहुँचे। फिलहाल एक दर्शक हैं जो फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। गिरीश कुमार जी हैं ऊना से। गिरीश जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। जनाब, पपीते का बीज और इसकी बिजाई कब होती है? जी डॉक्टर विष्णु जी। हाँ, पपीते के बीज जो है अगर बात करें तो पपीते का जो मुख्य रूप से विकसित किया हुआ किस्म है पूसा नन्हा, जो हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से की गई है। इसी के साथ पूसा ड्वार्फ है, पूसा डिलीशियस है, पूसा मजेस्टी है। ये 4 किस्में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से है। इसका बीज पूसा जो इसका समस्तीपुर में सेंटर है, IARI का इंदौर सेंटर है, IARI नई दिल्ली से बीज प्राप्त किए जा सकते हैं। दूसरा अर्का प्रभात है, अर्का सूर्या है। ये दोनों किस्में अच्छी हैं जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर से बंगलोर से निकाली गई हैं, जिनको आप लगा सकते हैं। जहाँ तक बीज का बुआई और पौधों को लगाने की बात है और आप ऊना की बात कर रहे हैं, तो फरवरी मार्च का महीना जो बीत गया और जो आने वाला समय है जून का महीना, जुलाई का महीना, ये सर्वोत्तम है। लेकिन वही है कि जब आप इसकी नर्सरी लगा रहे हों तो देखें कि ये ज़मीन से कम 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर ऊपर लगाएं, और नर्सरी जहाँ पे लगा रहे हैं वहाँ पे जल निकास का उत्तम प्रबंधन हो। लेकिन साथ साथ आप इसको नॉर्मल ट्रे में भी उगा सकते हैं, या प्रो ट्रे का यूज कर सकते हैं, या प्लास्टिक की थैली का भी यूज कर सकते हैं। जो 5 × 7 7.5 सेंटीमीटर की प्लास्टिक की थैलियाँ आती हैं, ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त हैं। तो इस तरीके से अगर आपके क्षेत्र में वायरस की समस्या हो तो आप इसका नर्सरी सितंबर के महीने में लगाएं और पौधा अक्टूबर के महीने में खेत में रोपण करें। जी, तो गिरीश कुमार जी, उम्मीद है कि आपका सवाल था, जो आपका संशय था, उसको जवाब मिलने में और आपका जो संशय था उसको दूर करने में डॉक्टर साहब ने आपकी ज़रूर मदद की होगी। ऐसे ही तमाम सवाल और भी दर्शकों के हम शामिल करेंगे। धान की रुपाई और धान की नर्सरी की तैयारी कैसे करें, पपीते की खेती को लेकर जो भी आपके सवाल हैं, आप अपने सीधा सवाल हमारे खास मेहमानों से पूछ सकते हैं। लगातार टोल फ्री नंबर स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, तो देर मत कीजिए और अपना सवाल फ़ोन उठाकर पूछ डालिए। तब तक यहाँ पर हम एक ब्रेक ले रुक रहे हैं, तब तक आप बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन के साथ। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। धान की नर्सरी प्रबंधन और पपीते की खेती कैसे करें, इन दोनों विषयों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। 2 खास एक्सपर्ट इन दोनों विषय से जुड़े हुए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और आपके सवालों को शामिल किया जा रहा है। एक दर्शक हमारे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, विपिन सागर मध्य प्रदेश से। विपिन जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मैं ये जानना चाह रहा था धान की रोपाई के बारे में कि धान की रोपाई किस महीने में करनी चाहिए, और दूसरा सवाल सर ये था कि आजकल डायरेक्ट बुआई के लिए ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है कि रोपाई ना ही करें धान की, मतलब नर्सरी ना लगाएं, डायरेक्ट बुआई कर दें। तो सर इसको हम कैसे कर सकते हैं और क्या ये ठीक रहेगा? जी डॉक्टर दिनेश जी। जी बिल्कुल, आपका पहला प्रश्न है कि रोपाई धान की कब की जाए मध्य प्रदेश में। तो रोपाई का सबसे उत्तम समय आपके हिसाब से 1 जुलाई से और 10 जुलाई के बीच आप रोपाई करें, सबसे अच्छा समय रहेगा।
उस समय बरसात भी अच्छी आ जाती है। आपका दूसरा सवाल है कि क्या हम धान की सीधी बिजाई कर सकते हैं, और आपने ही अपने सवाल में ही एक आध जवाब भी दे दिया है, क्योंकि आजकल देखने में आ रहा है कि पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो रही है, सभी जगह कमी हो रही है। और दूसरा, धान उत्पादन में श्रमिक बहुत लगते हैं। आपके लिए पोत तैयार करनी पड़ती है, फिर रोपाई तैयार करनी पड़ती है, तो इसमें लेबर बहुत ज़्यादा लगती है, और जुताई भी काफ़ी करनी पड़ती है। 2 बार पडलिंग के टाइम जुताई करनी पड़ती है, उसके पहले करनी पड़ती है। तो कुल मिला के आप सीधी बिजाई अगर करते हैं तो उससे आपको लाभ मिलेगा, खास करके पानी की और श्रमिकों की बचत होगी। और आजकल बहुत सी ऐसे हर्बिसाइड आ गए हैं, ऐसे शाकनाशी या खरपतवार नाशी दवाएं, रसायन आ गए हैं जो खरपतवारों को नष्ट कर देते हैं। तो आप निश्चित तौर पर सीधी बिजाई में जा सकते हैं, और इसमें आप कम अवधि की किस्म लें, कोई बहुत लंबी अवधि की किस्म ना हो, वो ज़्यादा फायदा देगी। साथ ही साथ बुआई का जो बीज दर है इसमें 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पड़ेगा। 20 से 25 सेंटीमीटर दूरी पे रखना है आपको, और इसी तरीके से पोषक तत्वों का उचित प्रबंधन आपको करना होगा। जी विपिन जी, उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। डॉक्टर पटेल जी का रुख करते हैं। डॉक्टर पटेल जी, आपने यहाँ पर पपीते की खेती में 4 तरह की किस्मों के बारे में जिक्र किया। हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये 4 किस्में देश के किसी भी कोने में लगाई जा सकती हैं, और साथ ही इसके अलावा हम जानना चाहते हैं, और इसमें क्या सिर्फ 4 किस्में ही, कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण किस्में हैं जिससे ज़्यादा उत्पादन लिया जा सकता है? जी, इन किस्मों के अलावा भी किस्में हैं जो हमारे कोयम्बटूर तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से निकाली गई हैं। कोयम्बटूर 1 से लेकर के 8-9 तक है इन किस्मों का, और महाराष्ट्र में कृषि विश्वविद्यालय है, उसने भी किस्म निकाली हुई है जी। तो लेकिन अगर ज़्यादातर एरिया देखें हम, ज़्यादा प्रचलित किस्म है आजकल रेड लेडी, जो ताइवान की वैरायटी है, वो भी ज़्यादा प्रचलित किसानों के बीच में है। किस्में 2 तरह की होती हैं जी। एक डायोसियस किस्म होती है जिसमें कि नर और मादा फूल अलग अलग पौधे पे आते हैं जी। और एक गाइनोडायोसियस तरह की किस्म होती है जिसमें कि मादा फूल और हर्माफ्रोडाइट, मतलब दोनों तरह के पौधों में फल बनते हैं जी। तो जब अगर हम डायोसियस किस्म का उसको प्रयोग में लाते हैं, जैसे कि पूसा नन्हा है, पूसा ड्वार्फ है, तो ऐसे केसेस में हमको 10 फीमेल पौधों के बीच में एक मेल पौधा रखना होता है। और इसी तरह से जैसे गाइनोडायोसिस किस्म है हमारी, पूसा डिलीशियस है, पूसा मजेस्टी है, अर्का प्रभात है, अर्का सूर्या है, या रेड लेडी है, जिसमें कि मादा और नर और मादा पुष्प एक साथ आते हैं जी। तो इस तरह का कुछ किस्में अगर हम प्रयोग करते हैं तो हमें अलग से नर पौधों को रखने की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ और किस्में जो पीछे प्रचलित रही हैं, कुर्ग हनी ड्यू है, कुर्ग है, और इसी तरह से कुछ विदेशी किस्में और भी आजकल आयात कर रहे हैं, कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं जो आयात कर रही हैं। लेकिन अगर मोटा मोटी देखें तो रेड लेडी या हमारा प्रभात है या हमारा पूसा नन्हा है, इन किस्मों का प्रचलन काफ़ी मात्रा में है जी। तो ये किस्में भी किसान भाइयों को मिल सकती हैं, और अगर किसान भाई पपीते की खेती करने में इच्छुक हैं तो इसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल एक दर्शक हैं नंदस्वरूप मिश्रा जी, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हैं। नंदस्वरूप जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हाँ, नमस्कार सर। मैं नमस्कार जी। ये चाहता हूँ जी कि धान की जो फसलें होती है तो सिंचित दशा में हमें कौन से धान लगाने चाहिए, सिंचित दशा में कौन सा धान लगा, दूसरी चीज असिंचित में कौन से कीट लगते हैं, सिंचित दशा में कौन से कीट लगते हैं। जी। डॉक्टर दिनेश जी। जी बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल सही है, क्योंकि धान में ऐसी अलग अलग किस्में हैं जो ऊंची दशा के लिए, उपरालू जमीन के लिए अलग हैं, सीधी बिजाई के लिए अलग हैं, और जो हमारी गहरे में पानी जहां रुकता है उसके लिए अलग किस्में। मोटे तौर पे जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है उसमें जो गहरे में लगने वाली किस्में हैं, वो जैसे जलमग्न दशा लगभग हो जाती है, उसके लिए किस्में अलग हैं, और जो आपका उपरालू जमीन है उसके लिए किस्में अलग हैं। इसके लिए कम अवधि की किस्में आपको चुननी होंगी, और आपके नज़दीक जो नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, वहाँ से आपको विस्तार से इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। जी। तो नंदस्वरूप जी, आप इस तरीके से अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। डॉक्टर दिनेश कुमार जी ने आपको जो जवाब दिया है उससे जाहिर है कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। डॉक्टर दिनेश जी, इसमें मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पर
धान की नर्सरी की बात चल रही है, तो बिजाई की बात हो रही है, बार बार ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि किस तरीके से कर सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो इसकी बिजाई है इसके कितने तरीके हैं, और बात की जाए तो कौन कौन सी ऐसी विधियाँ हैं जिसकी तरीके से ये काम किया जा सकता है? जी बिल्कुल, धान की जो पौध है उसको मोटे तौर पे 3-4 विधियां हैं। एक तो गीली क्यारी विधि है जी, दूसरी सूखी क्यारी विधि है जी, तीसरी डेपोग विधि है। डेपोग मेथड होता है जो दूसरे देश में चलता है, यहाँ भी कभी कभी किसान भाई उसको अपना लेते हैं। इसके अलावा ICM के लिए एक नर्सरी का विशेष तरीका है जो श्री विधि से किसान भाई लगाते हैं कहीं कहीं, उसका भी तरीका। तो ज़्यादातर किसान भाई गीली क्यारी विधि से लगाते हैं। इसमें आप खेत का चुनाव कर लेते हैं, उसके बाद उसमें खेत में पानी करके 8 से 10 सेंटीमीटर पानी खड़ा करके उसकी जुताई करते हैं। उसी समय पे आप खाद और उर्वरकों का प्रयोग करते हैं और फिर इसको छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं। 1.25 मीटर चौड़ी और सुविधानुसार लंबी, मतलब 5 मीटर रख लो, 8 मीटर रख लो, क्यारियों में बांट लेते हैं। फिर 2 क्यारियों के बीच में एक नाली आपको रखनी पड़ती है, 40 सेंटीमीटर की नाली एक आप रख सकते हैं, क्योंकि ये नाली आपको सिंचाई का भी काम करेगी और जल निकासी का भी काम करेगी। और साथ ही साथ खरपतवार आ जाते हैं तो श्रमिक वगैरह इस नाली में बैठ के खरपतवारों को भी निकाल सकते हैं। तो इन्हीं सब सावधानियों को आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ बीज का उपचार बहुत महत्वपूर्ण होता है। अभी उस पर चर्चा नहीं हो, अगर समय हो तो इस पर और आगे चर्चा की जा सकती है। बीज के लिए आपको सबसे पहले नमक का घोल बनाना है 10% का। मान लो 20 लीटर आपने पानी लिया तो 2 किलो नमक उसमें डाल दीजिए। इस 20 लीटर में आप करीब करीब 20 किलो बीज का उपचार कर सकते हैं। बीज को आप इसमें डाल दीजिए। जो भारी बीज होगा वो नीचे बैठ जाएगा, हल्का बीज, खरपतवारों के बीज ये ऊपर आ जाएंगे और उनको साफ कर दीजिए। जो आपका नीचे का बीज बचा हुआ उसको 2-3 बार साफ पानी से धुलाई जरूर कर लें, क्योंकि नमक ये आपके अंकुरण में नुकसान दे सकता है जी। फिर आपको जो जीवाणुनाशी और जो फफूंदनाशी दवाएं होती हैं उनसे उपचार करना है। कवकनाशी में बावेस्टीन दवाई आती है, आप 10 ग्राम दवाई लें, 10 लीटर पानी में घोल लें। इसी तरीके से 2.5 ग्राम आपका 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन आता है, वो इस 10 लीटर पानी में घोल लें और इस तरीके से घोल बना लें और इसमें आप ज़रूरत के हिसाब से बीज डाल दें। बीज को आप 24 घंटे रखा रहने दें, फिर ये दवाई को शोषित कर लेगा अपने अंदर। फिर उसके करीब 24 घंटे बाद आप इस बीज को दवाई से निकाल लें और छायादार स्थान पर रख दें, किसी टाट, बोरे या कपड़े पे बिछा दें। उसके ऊपर एक कपड़ा और डाल दें और फिर समय समय पे 8 घंटे के अंतर पे, 4 घंटे के अंतर पे उस पर पानी छिड़कते रहें, उसको नम रखें। फिर 24 से 26 घंटे बाद आपके बीज में अंकुरण हो जाएगा। फिर इस बीज की आप नर्सरी में बुआई कर सकते हैं। जी, तो बीजोपचार करने के लिए भी कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं, इसका भी आप ध्यान रखते हैं। डॉक्टर दिनेश जी ने बहुत बेहतर तरीके से इसके बारे में बताया है। फिलहाल एक दर्शक हैं जो फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, भरत लाल जी, पलवल, हरियाणा से। भरत जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। भरत जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछिए। हाँ, सुन पा रहा हूँ जी। 1509 धान की जो ये पौधा कब डालें और कब लगानी चाहिए? जी बिल्कुल, 1509 को आप इसकी पौध करीब करीब आप 15 या 20 जून के आसपास डालें। इसके जल्दी ना करें आपको, क्योंकि बाद में फिर दाने की गुणवत्ता अच्छी नहीं आएगी। 115-20 दिन की किस्म है, तो इसकी रोपाई आप 15 जुलाई के आसपास करें। 15-20 जुलाई के आसपास रोपाई करें। अगर आप जल्दी रोपाई कर देते हैं तो जब ये दाना पकड़ा होगा इसका, उस समय पे तापक्रम बहुत ज़्यादा होगा, तो इसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं आएगी। लिहाजा आप 15-20 जुलाई के आसपास रोपाई करें और पौध की रोपाई की उम्र आपकी 20 से 25 दिन होनी चाहिए। जी, तो भरत लाल जी, उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। फिलहाल डॉक्टर पटेल जी का रुख करते हैं। डॉक्टर पटेल जी, व्यावसायिक रूप से अगर देखा जाए, कोई पपीते की खेती करना चाहता है तो शुरुआती तौर में कितना लागत इसमें आ सकता है और कितना मुनाफा कोई व्यावसायिक रूप में शुरुआती तौर पर कम से कम लगा के पैसा कितना कमाया जा सकता है? देखिए, जो पपीते की खेती में मुख्य लागत है वो बीज है जी। और अगर आप रेड लेडी का बीज लेते हैं तो काफ़ी महंगा होता है जी। लेकिन 1 हेक्टेयर में जो बीज है इसका 200 से 250 ग्राम मात्रा की ज़रूरत होती है जी। इसी तरह से जो हमारे किस्में हैं जिनका नाम लिया है, उनका किस्मों के हिसाब से बीज की मात्रा कम ज़्यादा होती है, क्योंकि जो बीज का नंबर है 1 ग्राम में कितना बीज आता है उसके हिसाब से होता है। तो कुल मिलाकर के 200 से 300 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के दर से आवश्यकता होती है जी।
और इन बीज का दाम अगर मोटे तौर पे देखें तो हम करीब 40,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक की आवश्यकता पड़ जाती है इन बीजों को खरीदने के लिए। जी। रही बात खेत की तैयारी और इन सब को लेकर के 1,20,000 रुपए के आसपास टोटल खर्च होने की संभावना खेती में होती है। लेकिन ये जो लोकेशन है और भी चीज़ें हैं उसके हिसाब से वेरी करेगा। लेकिन ये है कि जो मुख्य बात इसमें ये है कि जो बीज ले रहे हैं आप, उसकी गुणवत्ता की जानकारी आपको होनी चाहिए। किसी बड़े जेन्युइन सोर्स के यहाँ से बीज लें। और बीज लेने के बाद नर्सरी का प्रबंधन की बात करते हैं तो नर्सरी के बारे में मैंने बताया ही, लेकिन नर्सरी पे जो रोग आते हैं उसके लिए बीज का उपचार, बीजोपचार थीरम है, करीब 2.5 ग्राम प्रति केजी की दर से बीज का उपचार होता है। और साथ में ट्राइकोडर्मा का अगर आप प्रयोग करते हैं, ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर लें या थीरम का प्रयोग कर लें, ट्राइकोडर्मा काफ़ी बहुत ही अच्छी मात्रा में इफेक्टिव होता है। जो नर्सरी से जो कवक रोग हैं नर्सरी में लगने वाले, उसको रोकथाम के लिए बहुत ही अच्छे साबित हुए हैं। जी। और उसके बाद आप जब खेत की तैयारी करते हैं, लगाना है, तो आप खेत की जो जगह है पहले से सुनिश्चित कर लें कि कहाँ पे आपको पपीता लगाना है। और जो दूरी रखते हैं करीब 1.5 से 1.8 मीटर की दूरी रखते हैं, रो से रो की और पंक्ति से पंक्ति की, पंक्ति से पंक्ति और लाइन से लाइन की दूरी इतना रखते हैं। तो अगर हम 1.8 मीटर करीब 6 फीट की दूरी रखते हैं तो इसमें करीब में 3086 पौधों की आवश्यकता होती है। जी। और थोड़ा सा अगर बन के ऊपर लगाएं पौधों को तो जो बरसात होती है या पानी अगर लगता है तो उसको जल निकास करने में भी आसानी होती है। तो मोटा मोटा आपको यही कहूँगा कि जो शुरुआती दिनों में है उसको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। उसमें थोड़ी लागत आती है, तो उन लागत को जब आप आगे पौधा स्वस्थ होगा और उत्पादन देगा और उत्पादन से आपका जो मुनाफा होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। जी। तो इस तरीके से अगर शुरुआती तौर पर व्यावसायिक रूप से भी अगर पपीते की खेती करने चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें और शुरुआती तौर पर इतने पौधे लगाकर आप व्यवसाय के रूप में पपीते की खेती को शुरू कर सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। तब तक आप बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम हेलो किसान देख रहे हैं आप। 2 महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। 2 खास मेहमान विषय से जुड़े हुए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपके सवालों को भी शामिल किया जा रहा है और लाइव जवाब आपको दिए जा रहे हैं। डॉक्टर दिनेश जी का रुख करते हैं। डॉक्टर दिनेश जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये सभी तैयारियों के साथ किसान भाई आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कभी कभी किसान भाइयों की फसलों में कुछ रोग भी लग जाते हैं। उन रोग को प्रबंधन करने की क्या तकनीक होनी चाहिए और कौन कौन से रोग लग सकते हैं और उन रोगों को बचाव करने का तरीका क्या है? जी बिल्कुल, जैसे कि हमारी मुख्य फसल में रोग आते हैं, इसी तरह से नर्सरी या पौधशाला में भी रोग आ जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो है ब्लास्ट, जो बदरा रोग होता है, उसके आने की संभावना होती है और कई बार बकानी रोग भी आ जाता है। बकानी रोग की पहचान किसान भाई समझते हैं कि कुछ पौधे ज़रूरत से ज़्यादा लंबे हो जाते हैं और वो पीले होते हैं। कि कई बार किसान भाई उनकी पहचान बड़ी आसानी से कर सकते हैं जी। और कई बार मुख्य खेत में जाने के बाद ही पता लग जाता है।
तो अगर आपको शक हो कि नर्सरी में पौधशाला में आपकी बकानी रोग आ गया है तो या तो उतने हिस्से को आप छोड़ दें नर्सरी के, अभी समय है। और साथ ही साथ नहीं तो जब आप रोपाई कर रहे हैं और आपको शक है कि इसमें इस रोग की संभावना है तो आप बावस्टीन का घोल बनाएं 0.1% का। 1 ग्राम बावस्टीन 1 लीटर पानी, ज़रूरत के हिसाब से आप घोल बना लें और उसमें करीब आधा 1 घंटा तक उसको रखे रहें पौध को, तो बकानी रोग आपका कम हो जाएगा। और दूसरा रोग जो बदरा रोग है, ब्लास्ट है, ये भी कई बार पौधशाला में आ जाता है। इसमें आँख के आकार के धब्बे बनते हैं पत्तियों पे, जैसे हमारी आँख होती है। अगर इस तरह के रोग की संभावना दिखाई दे आपको तो बावस्टीन का छिड़काव कर सकते हैं 0.1% का घोल। साथ ही साथ कई बार लोहे की कमी जो है आ जाती है नर्सरी में, पौधशाला में पोषक तत्व की कमी आ जाती है। किसान भाई समझते हैं कि यूरिया की कमी आ गई। यूरिया की यानी नाइट्रोजन की जब कमी आती है तो ऊपर की पत्तियां आपकी हरी बनी रहती हैं और नीचे की पत्तियां पीली हो जाती हैं। लेकिन जब लोहे की कमी आती है तो अगर ध्यान से किसान भाई देखेंगे तो उसमें आपकी ऊपर की पत्तियां पीली होती हैं और नीचे की पत्तियां हरी बनी रहती है, यानी उल्टा होता है। लोहे में ऊपर की पत्ती पीली, नाइट्रोजन में नीचे की पत्ती पीली। तो बड़ी खास पहचान है। ये पत्तियां शुरू में पीली होती हैं, फिर इनका रंग धीरे धीरे सफ़ेद हो जाता है और ये फिर भूरे रंग में बदल जाती है। ये बहुत ही कई बार नुकसान देती है नर्सरी को। इसके लिए आपको खेत में पानी रखना है। अगर आप लगातार पानी बनाए रखेंगे तो लोहे की कमी अपने आप दूर हो जाएगी। फिर भी अगर बनी रहती है तो 0.5% फेरस सल्फेट का घोल आप छिड़क दें तो इससे आयरन की कमी, लोहे की कमी दूर हो जाती है। जी, लेकिन डॉक्टर दिनेश जी, इसमें एक चीज़ और भी समझना चाहते हैं आपसे कि जो दवाइयों का छिड़काव आप बता रहे हैं, इन दवाइयों के छिड़काव सिर्फ एक बार करने हैं या समय समय के अंतराल पर इन बातों का ध्यान रखना है कि आपको रोग से निजात नहीं मिलने पर फिर दोबारा करना है, या फिर कितने दिन के अंतराल पर करना चाहिए? जी बिल्कुल, जहाँ तक आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट की बात है, ये आपको एक ही बार करना होगा, क्योंकि पौध की जो लाइफ होती है नर्सरी में वो मुश्किल से 20 से 25 दिन होती है। तो आप एक ही बार इसका प्रयोग करें। इसी तरीके से जैसे बकानी की बात बताई थी, तो एक ही बार आपको उसका उपचार करना है पौध का। और इसी तरीके से जैसे कई बार आपको फंजीसाइड डालना पड़े, कवकनाशी डालना पड़े, बदरा रोग आ जाए तो वो भी एक बार डालना है। इसी तरीके से और आगे बढ़े, अगर हम खरपतवार नाशियों को भी कई बार पौधशाला में डालना पड़ता है तो उसको भी एक ही बार डालना पड़ता है। जी, डॉक्टर पटेल जी का रुख करते हैं। डॉक्टर पटेल जी, यहाँ पर जब रोग की बात हो रही है तो पपीते की भी हम बात कर लेते हैं। पपीते में कौन कौन से रोग लगने की संभावनाएं हैं और कैसे उन रोगों से पपीते को बचाया जा सकता है? पपीते में देखिए मुख्य रोग तो वायरस जनित है जी। जैसे पपीते का मोज़ेक है, पत्तियां चितकबरी रंग की हो जाती हैं। पपीते का रिंग स्पॉट वायरस है जी। और पपीतों का पर्ड कुंचन रोग है। ये तो जब आप मुख्य खेत में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं जी। नर्सरी की बात करते हैं तो और मुख्य खेत दोनों में ज़्यादा नुकसान करता है वो है एक डैम्पिंग ऑफ बीमारी, या इसको तना सड़न रोग कहते हैं हम लोग जी। तो ये मुख्य रूप से नर्सरी का बीमारी है और बाद में मुख्य खेत में अगर जाते हैं तो वहाँ भी ये अगर पानी लग रहा है तो ये नुकसान करता है। तो ये मुख्य रोग है। अब बात करते हैं जो कवक जनित डैम्पिंग ऑफ या तना सड़न रोग है, इसके लिए नर्सरी में हमने बताया कि ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर रहे हैं आप जी, तो काफ़ी हद तक इस रोग से बचा जा सकता है। दूसरे अगर लगता है कि है रोग, फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आती दवाई जी, उसको 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से छिड़काव करने से काफ़ी हद तक राहत मिलती है जी। इस तरह से वायरस का रोग तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो उसके वेक्टर हैं उसको हम ज़रूर कंट्रोल करें। नर्सरी जो हम उगाते हैं तो देखें इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस में ही अगर नर्सरी को हम उगा पाएँ तो बहुत बेहतर होता है। नर्सरी में हम वायरस का प्रयोग मतलब एंट्री रोक पाते हैं। जब मुख्य खेत में जाते हैं तो वहाँ पर हम जो एफिड है और वाइट फ्लाई, ये दोनों वेक्टर हैं जो तीनों वायरसेस के नाम बताए, इनके वेक्टर हैं। तो इनको कंट्रोल करना ज़रूरी है। समय समय पे देखना है कि कहीं आपके खेत में एफिड और वाइट फ्लाई ये दोनों तो नहीं आ रही है। और ये बड़े छोटे छोटे कीट होते हैं जो कि एक पौधे से दूसरे पौधे पे जाते हैं जी। तो इसके नियंत्रण के लिए आप नीम का जो आयल होता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। साथ में इमिडाक्लोप्रिड दवाई आती है, जो भी सकिंग पेस्ट है, जो भी चूसने वाले कीड़े हैं, इसकी करीब
0.4 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से, जी, मतलब अगर हम बात करें 4 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर में आप इसको प्रयोग करके पौधों पे समय समय पे 10 से 15 दिन के अंतराल पे छिड़काव करने से बचाव होती है। अगर फिर भी आप देखते हैं कि आपके खेत में रोग आ रहा है, जी, जो पर्णकुंचन है, या जैसे मैंने बताया कि पर्णकुंचन में क्या होगा कि पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और एक गोल घेरा बना लेती हैं। तो ऐसे पौधे, इसी तरह से रिंग स्पॉट में देखेंगे, पहले चितकबरी रंग का छोटा छोटा हरा हरा दिखेगा, बाद में वो एक रिंग के आकार का भूरा भूरा धब्बा लेता जाता है या हरा भूरा धब्बा लेते हैं। तो अगर इस तरह के पपीते के शुरुआती दौर में कुछ पेड़ नज़र आते हैं तो इनको उखाड़ करके, कुछ जो आपने नर्सरी में पेड़ लगे हैं, लगा के रखे हैं पहले से, उनको वहाँ पे ले जा करके रिप्लेस कर दें, उसको बदल दें। तो इससे क्या है, और इन जो पौधे आपने वहाँ से हटाया है इसको ज़मीन के अंदर गाड़ दें, जिससे कि इससे रोग दूसरे पौधों में न जा पाए। तो ये सब बातों का ध्यान थोड़ा देंगे तो पपीते का जो पौधा है, जो आपका बाग है, वो रोग से मुक्त रहेगा। बिल्कुल। डॉक्टर दिनेश जी का रुख कर लेते हैं अब। डॉक्टर दिनेश जी, यहाँ पर खेत तैयार करने की बात होती है और कई बार जिक्र हुआ जुताई के बारे में। खेत तैयार करते समय जुताई का किस तरीके से ध्यान रखना है और जुताई करते समय कौन से साधनों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि कल्टीवेटर का प्रयोग करें या और कौन से साधन है जिसका प्रयोग किया जा सकता है, और साथ ही कितनी गहराई पर इसकी जुताई होनी चाहिए, साथ ही सिंचाई का प्रबंधन कैसे होना चाहिए धान की खेती के दौरान में, आप इस बारे में बताइए। जी बिल्कुल। देखिए किसान भाइयों, आप जानते हैं कि पहले तो नर्सरी में यानी पौधशाला में आपको जल का प्रबंधन करना है, और फिर जो मुख्य खेत है जिसकी अभी बात की है उसमें भी आपको जल का प्रबंधन करना है, जुताई का प्रबंधन करना है। तो नर्सरी में जैसे आपने शुरू में आपने बुआई की, उसमें फिर एकदम से पानी खड़ा ना करें, तो कई बार शुरू में बीज गल सकता है। एक बार सिंचाई कर दें और शाम को उस पानी को निकाल दें। जी 2-3 दिन आपको ये करना है। इसके बाद फिर उसमें जैसे जैसे पौधे की लंबाई बढ़ती जाएगी उसमें जल आप खड़ा रख सकते हैं, पानी उसमें रोक सकते हैं खेत में। जी जहाँ तक मुख्य खेत की बात है तो उसमें तो हालांकि अभी समय है, लेकिन फिर भी अभी से किसान भाई अपने खेत की मेड़बंदी अच्छे से कर लें, क्योंकि जब आप रोपाई करने जाएंगे उस समय बरसात का समय जरूर आ चुका होगा, और आप बरसात के पानी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने खेत में रोकने की कोशिश करेंगे। इसके लिए अभी से आप मेड़बंदी कर लें। साथ ही गहरी जुताई बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपके खेत इस समय खाली हैं तो आप एक गहरी जुताई ज़रूर कर लें, कम से कम 30 सेंटीमीटर गहरी जुताई आप कर सकते हैं। उससे क्या होता है, कई बार नीचे एक परत बन जाती है, हार्ड पैन होती है, वो आपकी टूट जाएगी। और फिर आपका जब समय आएगा तो आप उस समय खेत में आपके या तो बरसात का पानी इकट्ठा हो जाएगा, और नहीं तो कई बार किसान भाई नहर से या कुएं से सिंचाई करके उसमें पानी खड़ा करते हैं 8 से 10 सेंटीमीटर, और कल्टीवेटर हो, देसी हल हो, हैरो हो, टिलर हो, और या कोई भी और यंत्र हो, आपके आजकल पडलर मशीन भी आने लगी है, उनका प्रयोग करके आप खेत को तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ उस समय पे आपको खेत को समतल भी करना होगा। बिल्कुल। तो इन बातों का भी ध्यान आप रख सकते हैं अगर धान की खेती करने जा रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं। फिलहाल डॉक्टर पटेल जी का आप कर लेते हैं। डॉक्टर पटेल जी, अब यहाँ पर तमाम बातें तो हो चली, आप बीज लगा लिया, खेत तैयार कर लिया, इसके साथ ही अगर हम बात करें पपीते की तुड़ाई का सही समय आ चुका है, इसकी पहचान कैसे करें किसान भाई, और तुड़ाई करने के बाद अगर व्यवसायिक रूप से उसकी खेती की गई है तो उसकी पैकिंग का कितना महत्वपूर्ण है रोल, मार्केटिंग में किस तरीके से किया जाए? जी बिल्कुल। एक्चुअली देखेंगे आप कि सारा कुछ पपीता तुड़ाई पे निर्भर करता है, उसके बाद की जो मुनाफा है वो मार्केटिंग से तय होता है। जी तो जब तुड़ाई की बात करते हैं तो हमको पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम नज़दीक की मंडी में लेके जा रहे हैं या दूर की मंडी के लिए तुड़ाई कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से, उसकी पपीते की मैच्योरिटी के हिसाब से हम तुड़ाई करते हैं। अगर दूर में ले जाना है तो हल्का थोड़ा सा जब पपीते का कलर बदल रहा हो तो उस समय हमें तुड़ाई करनी चाहिए। दूसरा, इसका मैच्योरिटी जानने का तरीका है, हमारा पपीता का फल परिपक्व हो गया है और पक जाएगा। अगर आप हल्का सा कहीं से टच करते हैं उसको, तो अगर वो कच्चा होगा तो पूरा दूध के जैसा वहाँ से निकलेगा पदार्थ। अगर आपका पपीता मैच्योर हो गया है तो वहाँ पे पानी के जैसा हल्का, उसका जो जहाँ पे आपने कट दिया हल्का सा, वहाँ पानी के जैसा होगा। दूसरे, अगर साइज शेप देखेंगे तो किस्म के हिसाब से वो पूरा साइज और शेप उसका बन जाता है। रही बात तुड़ाई की, तो आप ये देखेंगे जब
पपीते को नॉर्मली हाथ से ही तोड़ते हैं। तो हाथ से जब तोड़ते हैं तो अगर थोड़ा सा उसको ट्विस्ट करते हैं, घुमाते हैं, तो पपीता आसानी से टूट जाए। तो ये भी एक मैच्योरिटी का तरीका है जानने का कि पपीता टूट रहा है जी। और पपीता हो गया, आम हो गया, इस तरह की फसलें होती हैं जो कि हम लोग कहते हैं कि तोड़ करके रख के पकाए जा सकते हैं, क्लाइमेटिक फ्रूट्स हैं जी। तो उसको बाजार के हिसाब से उसी मैच्योरिटी पे तोड़ेंगे तो इसको लंबे समय पे रख सकते हैं। अब किसान भाइयों को इसको दूर बाजार में ले जाना है, उनको पता है कि कहाँ की मंडी में ले जाना है तो ज़्यादा मुनाफा मिलेगा जी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पपीते को हम तोड़ने के बाद जो उसकी फील्ड हीट होती है, जो उसके अंदर गर्मी है, वो निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसको तोड़ने के बाद ठंडा करें और हो सके तो पपीते के पौधे मतलब जो पपीते का फल है, पौधे से तुड़ाई करते वक्त सुबह के वक्त ही तुड़ाई करें। इससे क्या होता है, रात का जो तापमान होता है थोड़ा कम होता है और इसमें फील्ड हीट भी बहुत कम होती है, तो पपीते सड़ते नहीं हैं ट्रांसपोर्ट के टाइम पे। फिर अगला बात आता है इसको ग्रेडिंग कर लें जी। एक जैसे पपीते, एक साइज के पपीते एक साथ रखें। जैसे मैंने कहा कि हर्माफ्रोडाइट किस्म है, जो मतलब गायनोडायसिस किस्म है, तो जो फीमेल किस्म है उसका देखेंगे फल गोल तरह का होता है, लेकिन जो हर्माफ्रोडाइट पौधे से फल आते हैं उसका जो फल है थोड़ा लंबा आकार का होता है। तो ये लंबे आकार का बाजार में बहुत ही पसंद किया जाता है फल, गोल आकार थोड़ा कम पसंद होता है। तो गोल जितने हैं उसको एक साथ ग्रेडिंग कर लें, लंबे हैं साइज के हिसाब से एक तरफ ग्रेडिंग कर लें। और अगली बात आती है ग्रेडिंग करने के बाद कि इसको हम कितने तापमान पे रखें। पपीते का तापमान देखिए बहुत ठंडे में नहीं रख सकते हैं। नॉर्मली हम लोग यही सोचते हैं कि फ्रिज वाला तापमान बहुत बढ़िया है, लेकिन हर एक फल को नहीं रख सकते। पपीता चूंकि एक ट्रॉपिकल फल है तो उसको हम 10 से 13 डिग्री तापमान पे ही भंडारण करेंगे। तो उसको अगर आपका ट्रक भी जो है उसमें अगर ठंडा करने का सुविधा है तो 10 से 13 डिग्री तक। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, करीब 65 से 75% तक रिलेटिव ह्यूमिडिटी में इनको ट्रांसपोर्ट करके दूसरी जगह पे मंडियों में ले जा सकते हैं। मंडियों का भाव आजकल हर एक किसान भाइयों को मोबाइल पे भी उपलब्ध होता है और ई नाम पोर्टल पे भी उपलब्ध है। तो वहाँ पे आप देख के अपने उस हिसाब से प्लान करके तुड़ाई करें और बाजार में मतलब मंडियों को ले जाएं, जिससे आपको अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सके। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर डॉक्टर पटेल जी ने साझा करी है। किसान भाई फलों की तुड़ाई करते वक्त भी विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि सारा खेल तुड़ाई का भी है। कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए तुड़ाई के वक्त, उसके बाद पैकिंग कितनी महत्वपूर्ण है, मार्केटिंग करते समय आपको सही मूल्य कैसे मिलेगा पपीते का, इसके बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर पटेल साहब ने यहाँ पर उपलब्ध कराई है। फिलहाल चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ एक ब्रेक ले रुकना होगा। आप बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अपना पसंदीदा कार्यक्रम आप देख रहे हैं हेलो किसान। लगातार चर्चा जारी है। दो खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर दिनेश जी का रुख करते हैं। डॉक्टर दिनेश जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि व्यावसायिक रूप से जो किसान भाई खेती करते हैं धान की, तो मार्केट में कौन से ऐसी किस्म है जिसकी मांग ज्यादा है और कौन से किस्म की खेती कर व्यावसायिक रूप से जो किसान भाई खेती करना चाहते हैं ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, ज्यादा उत्पादन उनको मिल सके? निश्चित तौर पे जो क्वालिटी राइस है, अच्छी किस्में हैं, उनसे ज़्यादा मुनाफा मिलता है। लेकिन मार्केट के ऊपर भी निर्भर करता है, क्या उस किस्म के लिए मार्केट है।
कोई भी नई किस्म जब किसी क्षेत्र में आती है तो जो उपभोक्ता है, जो मार्केट है, वो फैसला करेगा कि वो किस्म उसको स्वीकार्य है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है किसान भाई मोटे चावल की या मोटे धान की खेती करते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा पैदावार होती है, लेकिन दूसरी तरफ देखें हम जैसे कोई दूसरी किस्में, खास किस्में गुणवत्ता वाली किस्में, तो उनमें उनकी पैदावार कम आती है, लेकिन वहाँ पे किसान मार्केटिंग अच्छे से नहीं कर पाता। तो उस दशा में मोटे वाले जो अनाज है, मोटा जो धान है, उससे ज़्यादा फायदा मिल जाता है। इसी तरीके से इसके उल्टा भी होता है। कई बार जो हमारी क्वालिटी गुणवत्ता वाली किस्में हैं धान की, उनकी पैदावार बेशक कम होती है, लेकिन वो मार्केटिंग अच्छे से कर लेते हैं तो उनको लाभ अच्छा मिल जाता है। बेहतर ये होगा कि अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से जो अच्छी किस्में हैं, जो गुणों वाली किस्में, उनका आप चयन करें। अब देखिए जैसे बासमती का क्षेत्र है अपना, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे ज़्यादातर किसान भाई बासमती उगाते हैं और निश्चित तौर पे अगर वो मोटा धान उगाएंगे तो उनको हो सकता है उतना लाभ ना मिले जितना लाभ उनको बासमती धान से मिलेगा। तो इसीलिए बासमती धान इधर के किसान उगाते हैं, लाभ ज़्यादा मिलता है। इसी तरीके से संकर किस्मों में पैदावार बहुत ज़्यादा आती है, 10, 15, 20%, 25% तक ज़्यादा आती है जो हमारी अधिक पैदावार देने वाली किस्में। लेकिन और पैदावार ज़्यादा आती है तो कई बार किसानों को उच्च पैदावार देने वाली किस्मों से ज़्यादा लाभ उसमें मिल जाता है, तो कुछ किसान भाई उसको भी अपना सकते हैं। जी, तो इस तरीके से अगर आप किस्में तलाश रहे हैं कि कौन से किस्म में ज़्यादा संभावनाएं हैं, तो इस हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। डॉक्टर दिनेश जी ने आपको बेहतर तरीके से विकल्प साझा किए हैं। फिलहाल एक दर्शक हैं जिन्होंने व्हाट्सएप के जरिए हमें सवाल भेजा है। उनका सवाल है, पपीता 20 मार्च को लगाया था, बढ़वार कम है, खाद प्रबंधन कैसे करें? मैं जैविक पपीता उगाना चाहता हूं, अभी तक जैविक विधि से कर रहा हूं। महेंद्र सिंह ढाका, राजस्थान से इनका सवाल है। डॉक्टर पटेल जी। जी देखिए, पपीते की जो रिक्वायरमेंट होती है, अगर हम रासायनिक खाद की बात करते हैं तो करीब हम रासायनिक खाद है जो भी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है चाहे, तो करीब 200 से 250 ग्राम नाइट्रोजन और करीब 300 ग्राम P2O5 जी फास्फोरस और करीब 400 ग्राम पोटास की आवश्यकता प्रति वृक्ष के हिसाब से, प्रति पौधे के हिसाब से होती है। और इन सबको हम ऑर्गेनिक के साथ भी कर सकते हैं और इनऑर्गेनिक के लिए करते हैं। जी, तो ऑर्गेनिक में जो हमारे पास ऑप्शन है वो तो खेत की तैयारी से और बाकी विधियों से है। जैसे खेत की तैयारी करते वक्त हमें ग्रीन मैन्योरिंग का प्रयोग करना चाहिए और उसके बाद फिर हम वर्मी कंपोस्ट या नाडेप कंपोस्ट, इन तरह के कंपोस्टिंग विधियों से उसमें ट्राइकोडर्मा और थोड़ा और जो हमारे बायोफर्टिलाइजर हैं जी, उनका भी प्रयोग करना है जब वो पौधों के पास जा रहे हैं। जैसे कि एजोटोबैक्टर एजिस्पर्टिलम पपीता में अच्छा होता है, तो उसको भी हम जब देते हैं तो गोबर के खाद मिला करके दें, इससे कि वातावरण का नाइट्रोजन भी फिक्स होता है। और बैम का प्रयोग वेस्कुलर माइक्रोराइजा फंजाई, जिसको अभी हम अर्वेस्कुलर माइक्रोराइजा फंजाई के नाम से जानते हैं, पपीते के लिए कौन सा स्ट्रेन बहुत बढ़िया है वो भी पता लगाया जा चुका है। और उसके लिए हमारा जो IARI संस्थान है या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर बंगलौर में है, या और भी कई प्राइवेट कंपनियां भी हैं जो कि वैम फर्टिलाइजर को भी उपलब्ध कराती हैं। इसी तरह से पोटेशियम सॉल्युबलाइजर्स है, जिंक सॉल्युबलाइजर्स है, इन सब का प्रयोग करके उर्वरक जो आपका पोषक तत्व का प्रबंधन है आप पपीते में कर सकते हैं। बिल्कुल, पपीते में पोषक तत्व जो रासायनिक विधि से करना चाहते हैं किसान भाई, उनको हम कहते हैं कि करीब 4 से 5 स्प्लिट में जो खादें हमने बताई हैं उनको देना है। मतलब पहला जो है 2 महीने के बाद, दूसरा 4 महीने के बाद, तीसरा 6 महीने के बाद, चौथा 8 महीने और पांचवा 10 महीने के बाद हमें देना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि फल की जो गुणवत्ता है वो बेहतर होती है, पौधों की जो बढ़वार होती है वो बढ़िया होती है। जी, और मैं इनको किसान भाई को ये भी कहना चाहता हूँ कि आप मल्चिंग जरूर करें जी, क्योंकि अगर नमी प्रॉपर मात्रा में बनी रहती है, क्योंकि गर्मी का सीजन है, पानी का ह्रास बहुत जल्दी होता है जी, तो नमी का प्रबंधन के लिए पानी समय समय पर लगाएं और मल्चिंग करें। बिल्कुल। तो किसान भाई, जिस तरीके से आज पपीते की खेती को लेकर और धान की नर्सरी का प्रबंधन को लेकर तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे 2 खास मेहमानों ने आपके साथ साझा की हैं, उम्मीद करते हैं इन सभी जानकारियों का आप सही तरीके से सही समय पर उचित लाभ उठा पाएंगे और अच्छी धान की खेती कर पाएंगे और साथ ही साथ अच्छी पपीते की खेती भी कर पाएंगे, अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं।
खेत की तैयारी से लेकर उत्पादन तक सभी बातों का विस्तार रूप से हमारे खास मेहमानों ने आप तक जानकारी उपलब्ध कराई है। डॉक्टर दिनेश जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप कीमती समय निकालकर स्टूडियो में आए, किसान भाइयों के लिए महत्वपूर्ण सलाहें आपने साझा की। डॉक्टर पटेल जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, कीमती समय निकालकर आप स्टूडियो में आए और पपीते की खेती को लेकर विस्तार जानकारी हमारे किसान भाइयों तक आपने पहुंचाई। आपके लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आज इन दोनों विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक उपलब्ध कराई गई हैं। इन जानकारियों का सही इस्तेमाल कीजिएगा। हेलो किसान कार्यक्रम में अगले अंक में हम कौन से विषय पर चर्चा करेंगे, आइए इस पर भी नजर डाल लेते हैं। फसलों में उर्वरकों का प्रयोग कैसे करें, कितनी मात्रा में करें, इसको लेकर महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको अगले कार्यक्रम में दी जाएगी और साथ ही मशरूम की खेती को लेकर क्या कुछ विशेष बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए, इन दोनों विषयों पर अगले कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। इस कार्यक्रम से जुड़े आपके कोई भी सवाल या कोई भी सुझाव आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमारी ईमेल आईडी पर साझा कर सकते हैं। hellokisan2015@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। इसके अलावा हमारे किसान कॉल सेंटर पर भी आप फोन कर अपने सवाल, अपने सुझाव दर्ज करा सकते हैं। हमारा किसान कॉल सेंटर का नंबर है 1800-113060, जो कि सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक खुला रहता है। इसके अलावा हेलो किसान के इस कार्यक्रम को आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। आप टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और सीधा डीडी किसान के YouTube चैनल पर पहुंचकर हेलो किसान के इस कार्यक्रम को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर अपने मोबाइल फोन पर भी आप देख सकते हैं। आज के हेलो किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर से होंगे हाजिर एक नए विषय के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।